शंकर को भेज दो ना, इंक ही नहीं डालता है। कौन सा लेक्चर है? इंक डालो। ठीक। एक लाइन से लिखिए। टॉर्क रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ ए फोर्स। टॉर्क रिप्रेजेंट कैपेबिलिटी ऑफ ए फोर्स to produce change in rotational motion of a body, to produce change in rotational motion of the body. देखिए स्टूडेंट, तो R क्रॉस F, तो एक्चुअल में पार्टिकल डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किसी बॉडी पे कहाँ पे फोर्स लगता है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत मैटर नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे जनरली हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पे केयर कर रहे थे एक्स पे। बट रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी पे कहाँ पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसके पीछे का वजह यह है कि मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरा कोई, ये मेरा फार्मूला है, सबसे पहले तो इस फार्मूला पे आ जाते हैं स्टूडेंट, करेक्ट है ना। तो भाई ये फार्मूला कोई बहुत बड़ा फार्मूला तो है नहीं, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। बट सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे R क्या है और F क्या है। तो F तो है फोर्स अप्लाइंग, फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है, और R क्या है, तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, करेक्ट। बट इस फोर्स के वजह से इस पॉइंट पे लग रहा है। अब यहाँ पे आपको ये फ्रीडम नहीं है कि सर किसी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, किसी वेक्टर को, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। पैरेलल शिफ्ट करने से उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, समझे एवरीवन। जैसे एक मैं बताया था ना कि जैसे यहाँ पे ये भी बोल सकते सर आपने तो बताया था कि किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज। वेक्टर विल नॉट चेंज बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल चेंज, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई अगर मुझे इस फोर्स के वजह से इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालना है और आप इस फोर्स को यहाँ ही पैरेलली शिफ्ट करके ले आए कि नहीं वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ, तब तो इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे फोर्स लाएंगे तो टॉर्क जीरो दिखाएगा। वजह क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रोटेशन का और एसएसएम का क्वेश्चन खासकर जेईई मेन तक टफ नहीं रहेगा, आसान रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा, बना सकते हैं अगर पढ़ लिए तो। इतना सफिशिएंट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करवा दूंगा, उससे आपका सारा जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, ठीक है। मतलब लेकिन इसको बहुत आराम से प्यार से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फोर्स को पैरेलली शिफ्ट नहीं करना, जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे ही रहने देना है। वजह यस। और अगर मुझे टॉर्क इस पॉइंट, टॉर्क अबाउट ओ निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, तो पहले बात तो ये है कैसे फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए लिखते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन था कि फ्रेम शुड बी इनर्शियल,
तो यहाँ भी टॉर्क इक्वल टू जब आई अल्फा लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे कि फ्रेम शुड बी इनर्शियल ऑब्जर्वर का। बट कुछ कुछ केस में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड हो जाता है, बट वो फ्रेम अलग फ्रेम रहता है जिसका नाम आगे पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो अलग फ्रेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट रहेगा तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है जिस फोर्स का, तो हम लोग इस फोर्स का, तो इस फोर्स लग रहा है पॉइंट पी पे, पॉइंट ए पे, बट इस फोर्स का टॉर्क चाहिए मुझे पॉइंट ओ के अबाउट। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए उसी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर लेते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं ना कि सर यहाँ पे आर क्या है, तो आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ application of force with respect to the point about which we have find out the torque। क्या मैंने सही बोला? अभी तो इस सेंटेंस से सबको क्लियर हो गया नीलांजन? इसका जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से पोजीशन वेक्टर लेना है, कहां तक लेना है? यस। अब इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए उन दोनों वेक्टर के बीच में अब एंगल भी का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। ध्यान सुनिएगा। और आपको तो ये पता है कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट रहता है उसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी इक्वल टू जो हम लोग लिखते थे स्टूडेंट ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए जो एन कैप रहता था वो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सेम सिचुएशन तो इस पर भी अप्लाई होगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? टॉर्क का डायरेक्शन सर होगा जो आर पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और एफ पे भी रहेगा। इसका दो लाइन पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। क्या बोल सकते हैं? लिखिए, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सब लोग ज्वाइन किए हुए ना स्टूडेंट? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। चलिए तो इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए एंगल, मैंने सिर्फ एंगल निकालने के लिए आर को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा, एक्सटेंशन किया, ठीक है। देन व्हाट द एंगल बिटवीन, एक थीटा है। तो क्या आर क्रॉस, और आप जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल मैक्सिमम एंगल 0 हो सकता है, सॉरी मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम एंगल 180। तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग ए भी तो लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा इन कैप। और इसका डायरेक्शन तो पता चल जाएगा ना किस पे रहेगा। अगर मेरा आर और एफ मान लेते हैं कि मेरे व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो मेरे इस डायग्राम में टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो आर से एफ की तरफ जाएंगे ना भाई। और ए क्रॉस बी में कहाँ से कहाँ मूव करते थे? ए से बी थ्रू स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे आर से एफ जाएंगे तो रोटेशन क्या रहेगा? मूवमेंट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस व्हाइट बोर्ड के अंदर टॉर्क रहेगा, करेक्ट। कैसे रहेगा? इनवर्ड। और ऐसे यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप एक लोहे, यहाँ ध्यान से सुनना है सर। डे टू डे लाइफ का एप्लीकेशन से अगर इसको बनाया जाए तो आप रेंच सुने जिसे नट खोलते हैं, नट और बोल्ट जो कसा रहता है, राइट। और स्लाइड रेंच भी जानते होंगे। मान लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या है?
तो इसका मतलब आप ऐसे ही मान सकते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक नट फिट किया हुआ होगा, हम लोग यहाँ पे एक रेंच लगा दिए और ये उसका आर्म है, इधर टान रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो इसको तो ऐसे ही तो घुमाएगा, समझे इसका? ऐसा हाँ ना बोलिए भाई बच्चे। तो यहाँ पे इसका आर्म रहता है, रेंच समझते हैं ना जिसे नट खोलते हैं, नट बोल्ट, तो इसका आर्म ये इतना बड़ा है और हम लोग यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ताकि ये ऐसे रोटेट कर जाए। तो अब समझ गए क्या क्यों टॉर्क का रिक्वायरमेंट हो सकता है, राइट? तो इसका हम लोग फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये तो ऐसे डे टू डे लाइफ में देखेंगे, अच्छा इधर लगाएंगे तो उधर थोड़े घूमेगा, ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो कुछ तो वजह रहेगा कि टॉर्क कहाँ पे, तो फोर्स यहाँ पे और टॉर्क यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्यों ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो सकता है मैंने लोहे का फ्रेम ऐसे बना दिया और यहाँ पे एक इस तरीके का बनाया हुआ है, ऐसे मुझे इस नट को रोटेट करना है। डे टू डे लाइफ का एक बात प्रैक्टिस है, ठीक है? तो इसके वजह से टॉर्क का डायरेक्शन मेरे डायग्राम में क्या रहेगा? ए रहेगा। अब यहाँ पे दो बात, अगर भाई थीटा हो गया जीरो, थीटा क्या हो गया? जीरो, तो थीटा जीरो कब होगा? थीटा जीरो तब होगा ना जब आपका पोजीशन वेक्टर जहाँ पे फोर्स लग रहा था वो दोनों का सिचुएशन ऐसा रहेगा, ए आर है, अरे ए क्या है? देखिए तो मैंने सही बोला, अगर थीटा जीरो रहेगा तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, यस। तो अगर थीटा जीरो रहेगा तो नहीं लगता है प्रैक्टिकली सर, तब तो लगता है कि ऐसे इसको सिर्फ पुल कर रहे हैं, रोटेट तो होगा ही नहीं, राइट? बट फिर भी मैथमेटिकली थीटा जीरो रहेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो हो जाएगा। ये तो फार्मूला बता रहा है, बट प्रैक्टिकली भी तो देख सकते हैं जीरो हो सकता है। अब एक मिनट, इसी बात को क्या लिखा रहता है, ध्यान सुनिएगा, इसी बात को ऐसे बोला रहता है लैंग्वेज बनाकर कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, जिस फोर्स के वजह से, उस फोर्स के टेल को या हेड को अगर आगे या पीछे एक्सटेंशन लेते हैं, मतलब सपोज कीजिए कि मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था और फोर्स यहाँ पे लग रहा है, करेक्ट? इस फोर्स का टेल को अगर आगे जस्ट ऐसे एक्सटेंशन लेते हैं और अगर वो फोर्स ऐसा फील होता है कि वो फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, तो कोई भी फोर्स अगर जिस पॉइंट पर टॉर्क निकालना है उसी पॉइंट से अगर पास कर गया तो हम लोग बोलते हैं कि उसके वजह से उसका टॉर्क क्या रहेगा? जीरो। बट असली वजह क्या है? जब ऐसा रहेगा तो जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं वहाँ से जब आर मेजर करेंगे तो आर और एफ के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसी को लैंग्वेज ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज बनाकर ऐसे बोल दिया जाता है। समझ में आया बात को? तो इस केस में भी टॉर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो आप समझ गए? इसका मतलब किसी फोर्स के वजह से किसी पॉइंट का और टॉर्क निकालना है और उस फोर्स का अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हैं और अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास करते हुए नजर आए तो उस फोर्स की वजह से उस पॉइंट के बाद टॉर्क क्या होता है? जीरो। असली वजह क्या है? थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। करेक्ट है ना? अगर थीटा 180 है तब भी टॉर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो थीटा अगर 180 है तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे दिखेगा सर कि पोजीशन वेक्टर तो हम लोग ऐसे लिए, फोर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा था, अच्छा पोजीशन वेक्टर मेजर कर रहे हैं पॉइंट ओ के अबाउट, तो आर और एफ के बीच में एंगल बिल्कुल ऐसे हो गया 180, करेक्ट है ना? तो इस केस में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा या टॉर्क जीरो हो जाएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा। इतना बातें समझ में आ गया? चूंकि फार्मूला को बढ़िया से समझ लेना है। इसको हटाया जाए?
अब देखिएगा एक और डायग्राम बना लीजिए। अब फिर से टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए। डायरेक्शन तो निकाल लेंगे, आर क्रॉस एफ से स्टूडेंट निकल जाएगा ना डायरेक्शन। तो क्या रहेगा, आर एफ साइन थीटा इन कैप। यहाँ देखेंगे अब एक और चीज़ लिखा हुआ देखने को मिलता होगा कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अप टू द लाइन ऑफ फोर्स, अप टू द व्हाट, लाइन ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स को आगे या पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो इस पॉइंट से इस पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं तो क्या रहेगा, इस हाइट को h बोल देते हैं। तो ऐसे भी लिखा रहता है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो निकल जाएगा आर ए क्रॉस बी से, करेक्ट, आर क्रॉस एफ से, बट मैग्नीट्यूड के लिए आप शॉर्टकट ऐसे भी चल सकते हैं। कैसे शॉर्टकट चल सकते हैं, तो शॉर्टकट चलने का तरीका रहेगा कि एफ का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट कहाँ से, जिस पॉइंट पर टॉर्क निकालना है वहाँ से किस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है, फोर्स के लाइन पे। कौन सी, किस लाइन पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लाइन को आगे पीछे कर दिया, उस पर परपेंडिकुलर। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट रहा, समझे स्टूडेंट, ये मेरा क्या रहा, परपेंडिकुलर हाइट h। तो भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ आर साइन थीटा एन कैप, और ए थीटा है स्टूडेंट, तो ए भी क्या थीटा रहेगा, आमने सामने का एंगल। और बताइए साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एच बाई आर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए बी में लिख सकते हैं ना। तो एच इक्वल टू क्या लिखिएगा, आर साइन थीटा लिखेंगे, है ना। तो नहीं था कि इसी फार्मूला से ये बात बोला गया होगा। ये तो फार्मूला मेरा डिफाइनिंग फार्मूला है टॉर्क का, आर क्रॉस एफ, यही तो ओरिजिनल फार्मूला है, राइट। इसका मतलब जितना भी बात आ रहा होगा इसी फार्मूला से आ रहा होगा। तो अभी समझ में आ गया कि फार्मूला के अंदर ही ये बात छुपा हुआ था। यहां तक सबको समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए बोल रहा हूँ। और कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, राइट। and point is fixed about which we have to find out the torque। पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। अब फोर्स क्या है इस केस के लिए, पॉइंट को वेरी नहीं कर रहे हैं, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना उसको फिक्स कर दिया। अब फोर्स मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। और जो फोर्स का डायरेक्शन है, ध्यान सुनिएगा, उसी फोर्स के डायरेक्शन के आगे या पीछे में लाइन को एक्सटेंशन कर रहा हूँ, करेक्ट। ऊपर और नीचे नहीं, उसी लाइन पे, आगे या पीछे, सेम लाइन पे। तो अभी मेरा फोर्स लग रहा है पॉइंट ए पे।
अगर यही फोर्स इसी सेम लाइन पे अगर फोर्स पॉइंट बी पे लगता, सेम फोर्स, और ए पोजीशन वेक्टर है r1 और ए है पोजीशन वेक्टर r2 और ए एंगल है स्टूडेंट θ1 और ए एंगल है, इसका कहीं पे यूज करेंगे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में, ठीक है, जहाँ पे ऐसा रहेगा। तो बताइए, जब फोर्स सेम लाइन पे पॉइंट ए पे लग रहा था, बट उस लाइन को ना ही ऊपर करना ना ही नीचे, सेम लाइन के आगे या पीछे, फोर्स वाले लाइन के आगे या पीछे, तो पॉइंट ए पे लग रहा था तो टॉर्क कितना था, टॉ ए को लिख सकते हैं r1f sin θ1 n कैप, हाँ या ना। बट ए पे लग रहा है या बी पे लग रहा है, एवरीवन ए पे लग रहा है या बी पे लग रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, जरा देखिए तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा क्लॉकवाइज, और जब बी पे लग रहा है तो r2f sin θ2 n कैप, करेक्ट है ना। अब ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में देखिए तो ट्रायंगल OAC में क्या r1 sin θ1 को h लिख सकते हैं, हाँ या ना। ट्रायंगल OAC में भाई जिसको समझ में नहीं आएगा उसको बोलना है, अगर समझ में आ गया तो हाँ कम से बोल दीजिएगा, तभी आगे बढ़ूंगा। ये बात समझ में आ गया। अरे भाई रिस्पॉन्स करना है, ऐसे थोड़े काम चलता क्लास होता है। मैं वेट करता रहता हूँ आपका रिप्लाई का। ट्रायंगल OBC में क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल OBC में r2 sin θ2 इक्वल टू h, इसका मतलब ए वैल्यू और ए वैल्यू देखिए तो डिफरेंट है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, हाँ या ना। इसका मतलब है कि टॉ ए इक्वल टू व्हाट, टॉ बी। यहाँ से मैंने क्या समझाने का कोशिश किया और क्या प्रूव करने की कोशिश किया कि सर किसी पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, उस पॉइंट को अगर फिक्स कर दिया जाए और जहाँ पे फोर्स लग रहा था उसी फोर्स के एरो को आगे या पीछे, उस फोर्स के एरो के लाइन को अगर आगे पीछे बढ़ा दिया जाए तो उस लाइन पे कहीं पे भी अगर फोर्स को शिफ्ट किया जाए, इस फोर्स को कहीं भी इसी लाइन पे लेकिन अगर शिफ्ट किया जाए तो टॉर्क का वैल्यू चेंज नहीं होगा, करेक्ट है ना। तो क्या इसका बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है एवरीवन, ठीक है। हाँ देखिए इतना देर से आप लोग इस बात को नहीं बोल चलिए, आज थोड़ा क्लाउडी मौसम है स्टूडेंट, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। इधर आने से थोड़ा ब्लर होता है कभी कभी, इस तरफ आने से। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका थोड़ा कार्टेशियन सिस्टम में देख लेते हैं। टॉर्क अबाउट ओ के लिए क्या था, r क्रॉस f, करेक्ट। और r के लिए अब यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट r क्या था, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ओरिजिन के अबाउट ही टॉर्क निकाले। r था क्या, पोजीशन वेक्टर। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है एवरीवन कि मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ देखिए
और मुझे टॉर्क निकालना है ओ डैश के अबाउट, या इस पॉइंट 1 के अबाउट, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। अब फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे F, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। देन पोजीशन वेक्टर कहाँ से लीजिएगा, ये ना, तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जब ओरिजिन रहता है तो वहाँ पे इस सफिक्स को नहीं लिखते हैं। तो आर बताया था क्या, आर को पहचानना है। आर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क। तब यहाँ पे आर लिखेंगे या R21 लिखेंगे, तब यहाँ पे टॉर्क के टाइम पे R21 लिखेंगे, और नहीं तक यहाँ पे फिर ऐसे लिखना पड़ेगा सर हम लोग को कार्टेशियन सिस्टम में, हाँ या ना। तो इस बात का ख्याल रहेगा, करेक्ट है ना। तो ये डायग्राम कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिए कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा करना पड़ेगा। बट अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे इसलिए मैं यहाँ पे ही ले रहा हूँ ओरिजिन, बट वैसा रहेगा तो वहाँ पर वैसा करना है, ठीक है। चलिए, कार्टेशियन सिस्टम में मानते हैं ए है x, ए है y, ए है z। तो ये देखिए, ये जो निकाल रहे हैं टॉर्क, ये जो टॉर्क कंप्लीट r क्रॉस f जब बोल रहे हैं, ध्यान सुनना है, तो ये टॉर्क अबाउट ए लाइन है या टॉर्क अबाउट ए पॉइंट है। आप लाइन थोड़े बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं टॉर्क अबाउट ओ, तो वो इज व्हाट, वो इज लाइन या वो इज द पॉइंट। नेट टॉर्क निकाल रहे हैं तो ये टॉर्क अबाउट पॉइंट, नॉट अबाउट ए लाइन, करेक्ट, ठीक है। बट उसी टॉर्क का किसी लाइन के अबाउट, किसी डायरेक्शन के अबाउट अगर कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे तब बोलेंगे टॉर्क अबाउट ए लाइन। तब क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट लाइन, करेक्ट है ना। मान लेते मैंने नेट टॉर्क निकाला और उसका एक्स कंपोनेंट ले लिया, जैसे ही कंपोनेंट ब्रेक किए तब उसको पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट ए लाइन, टॉर्क अबाउट ए एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, करेक्ट है। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट या टॉर्क अबाउट ए लाइन, इट इज टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, नेट टॉर्क, करेक्ट। तो नेट टॉर्क होता है अबाउट ए पॉइंट, बट उसका कंपोनेंट कोई लेते हैं तो वो उसको कह लेते हैं टॉर्क अबाउट ए लाइन, और उसी को पढ़ते हैं टॉर्क अबाउट गिवन एक्सिस, करेक्ट। तो इसका हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स आई बाई जे प्लस जेड के, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स डेल्टा एक्स आई भी लिखना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। क्रॉस एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और बताइए क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या होगा। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा तो कि मैंने टॉर्क का कार्टेशियन सिस्टम में निकालने के बाद जो लिखा है वो सही है गलत है। सही है।
अब इसको माइंडली ऑब्जर्व कीजिए। टॉर्क का एक्स कंपोनेंट, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क का एक्स कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट? इसको क्या बोलिएगा? टॉर्क अबाउट ए पॉइंट या टॉर्क अबाउट ए लाइन? टॉर्क अबाउट ए लाइन। और लाइन कौन सा है? एक्स एक्सिस। इसी को पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट गिवन एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, वो टॉर्क क्या होता है? वो एक पॉइंट के अबाउट नहीं रहता है, एक लाइन के अबाउट होता है। नेट टॉर्क का कंपोनेंट उस लाइन के अबाउट रहता है। करेक्ट है ना? तो इसको बोलेंगे टॉर्क अबाउट ए लाइन। तो इसका मतलब टॉर्क अबाउट लाइन के लिए सर आप उसका उस लाइन के अबाउट टॉर्क का कंपोनेंट ले लीजिए। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज एक्स एक्सिस रहेगा, 3 ही लाइन रहेगा? डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकता है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो टॉर्क के अबाउट ए लाइन क्या हो गया? नेट टॉर्क का उस लाइन के अबाउट कंपोनेंट। करेक्ट है ना? क्योंकि नेट टॉर्क तो अबाउट ए पॉइंट होता है। चलिए अब इसमें आपको इंटरेस्टिंग क्या लगता है? और टॉर्क का बाई कंपोनेंट के लिए क्या लिखिएगा? जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। और टॉर्क के अबाउट जेड क्या हो गया? एक्स एफ वाई माइनस बाई एफ एक्स। सही है? ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पे माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो टॉर्क का एक्स कंपोनेंट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट के लिए फोर्स का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। यहाँ से बहुत बड़ा बात हो जाएगा। इसका मतलब है कि टॉर्क का एक्स कंपोनेंट में फोर्स का एफ एक्स है? नहीं है। करेक्ट? टॉर्क का बाई कंपोनेंट में टॉर्क एफ वाई है? टॉर्क का जेड कंपोनेंट में क्या एफ जेड है? तो यहाँ से एक्चुअली क्या सीख रहे हैं? तो इसी को जनरलाइज करके यहाँ से एक बहुत बड़ा बात सीखे कि जिस एक्स, मान लेते हैं कि मेरा ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज कीजिए ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जिस ये मेरा कोई रिजिड बॉडी है, करेक्ट है, और इसी के अबाउट मुझे रोटेट करना था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। और इस एक्सिस के पैरेलल में, नॉट ऑन दैट, ऑन दिस एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल में ही इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाएंगे तो ए फोर्स क्या इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा? मैंने ये नहीं बोला कि इसके वजह से इस बॉडी पर टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क होगा, बट उस टॉर्क का कंपोनेंट अबाउट दिस एक्सिस जीरो रहेगा। ये मैं यहाँ से सीख रहा हूँ। टॉर्क का एक्स कंपोनेंट के लिए एफ एक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है। टॉर्क का एक्स कंपोनेंट के लिए एफ एक्स का कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई फोर्स लगेगा तो उसको एफ एक्स बोलेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई फोर्स लगेगा तो उसका क्या रहेगा? एफ एक्स। उसका एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा? एफ एक्स। वो एफ एक्स क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? इससे यहाँ से ये बात क्लियर हो रहा है कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, उस एक्सिस के पैरेलल अगर कोई फोर्स लग रहा है तो जो उस एक्सिस के पैरेलल फोर्स है, उस फोर्स का टॉर्क तो बॉडी पे लगेगा, बट उस टॉर्क का कंपोनेंट अगर उस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो वो कंपोनेंट क्या मिलेगा? इस लाइन के अबाउट जीरो मिलेगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब तो मान लेते हैं इस लाइन का नाम ई कर दिए, तो इस फोर्स का जो टॉर्क है उसका अबाउट दिस लाइन कंपोनेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। समझे मेरे बात को? एक छोटा सा फार्मूला से मैंने ऑब्जर्व करके वो बात बोला। और फिर भी किसी को ट्रस्ट नहीं है तो आप फोर्स निकाल कर एक क्रॉस चेक करके बता सकते हैं। ठीक है? तो इसको फास्ट, मतलब प्रॉब्लम बनाने में फास्ट होने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कि जिस लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना है, टॉर्क का कंपोनेंट लेना है, लेकिन फोर्स अगर उसी लाइन के पैरेलल, उसी एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो उस फोर्स का टॉर्क का कंपोनेंट इसके अबाउट क्या लेंगे?
जीरो लेंगे। अब वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना एवरीवन। क्योंकि और उस हाँ मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, मान लेते हैं एक पॉइंट लीजिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा प्रूफ कर दें। यहाँ देखिए, ये तो सब जानते हैं ना स्टूडेंट कि मैं वेक्टर में एक फार्मूला यूज करता हूँ कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, याद है, एक कॉस थीटा, हाँ या ना। तो टॉर्क भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं कि मैंने एक पॉइंट मान लिया इस रिजिड बॉडी पे, और यहाँ पे इस रिजिड बॉडी पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो पहले तो मैं नेट टॉर्क निकालना पसंद करूँगा, करेक्ट। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बताइए तो तो नेट टॉर्क हो जाएगा टॉर्क अबाउट ओ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और ऐसा कॉन्सिडेंस है कि 90 डिग्री पे ही है, मान लीजिए समझाने के लिए सिर्फ आर एफ। इसका डायरेक्शन है स्टूडेंट, हाँ या ना, लेकिन ऐसे इनवर्ट। तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ देखिए सब लोग देख लिए, बट भाई इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये मेरा टॉर्क है, इसका टिप डायरेक्शन बता रहा है, और इस टॉर्क का इसके साथ एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इस लाइन के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, समझे। तो जब 90 डिग्री बनेगा, और टॉर्क भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक कंपोनेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड cos 90, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, करेक्ट है ना। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज के बाद कंक्लूजन क्या हुआ, इसको खुद के लाइन में लिख लेना है कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, कोई फोर्स उसी एक्सिस के पैरेलल है, तो उस फोर्स के वजह से उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क का कंपोनेंट डायमेंशन क्या आएगा, जीरो। ये सारा बात कहाँ से सीख रहे हैं, देखिए फार्मूला कितना पावर होता है, यहाँ से सीख रहे थे, ठीक है ना। कि टॉर्क का अगर एक्स कंपोनेंट है तो उसमें एफ एक्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा नहीं, एफ एक्स रहेगा भी तो उसका कंट्रीब्यूशन उसके अलॉन्ग नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख दो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज इन ए वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन ए वर्टिकल प्लेन from a point P as shown in figure. Comma, it falls vertically along y-axis. Full stop. Find the torque acting on the particle. Find the torque acting on the particle at any time t about origin. At any time t about origin. मैंने कोई वर्टिकल ऐसे, यहाँ देखिए पॉइंट को यहाँ से ऐसे मैंने पॉइंट को रिलीज किया वर्टिकल में, और डायग्राम बनाया हुआ था स्टूडेंट। इसको वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस माना गया है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है। और x इक्वल टू एक्स नॉट से इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया। तो बोला गया है कि एट एनी टाइम t इसके अबाउट टॉर्क बताना है, ओरिजिन के अबाउट।
बाकी कुछ नहीं बोला गया है, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उस पार्टिकल पे आप फोर्स देखिएगा, नहीं लगता कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या होगा, mg। तो भाई यहाँ पे क्या लग रहा था, mg लग रहा था ना। और बोलिए mg यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। तो अभी तो जस्ट बताए थे एक फार्मूला, अब वो क्या था यहाँ देखिए। तो आप एक मान लेते हैं, ऐसे मुझे बनाना रहता ना तो मैं सिर्फ एक टॉर्क इक्वल टू ए करता, mg x नॉट मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे ये बात थ्योरी याद रहता यार, कांस्टेंट फोर्स है, पॉइंट फिक्स है, तो उस फोर्स के आगे या पीछे कहीं भी टॉर्क निकालेंगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो मैं इसी पॉइंट पे पहले टॉर्क निकाल लेता। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे टॉर्क, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो टॉर्क, अब पार्टिकल यहाँ पे है तो टॉर्क ओरिजिन के अबाउट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा एवरीवन। लेकिन फिर भी अगर इस बात को नहीं भी समझते हैं तो मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है, तो भाई यहाँ देखिए, एक मिनट, आपका mg किस प्लेन में, बोलिए एक्स वाई प्लेन में, और आपका r भी किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, करेक्ट। तो दो वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क निकालेंगे r क्रॉस f, r क्रॉस mg, तो क्या लिखेगा, r mg साइन थीटा, और एक क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज का मतलब के या माइनस के, माइनस के, क्योंकि मेरा प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है, माइनस के। अब भाई इसके बदले r साइन थीटा के बदले क्या x नॉट लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में ओ ए बी में, तो mg x नॉट माइनस के। यहां तक हो गया एवरीवन। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको सिर्फ सुन लीजिए, बाद में करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एवरीवन, आगे चलकर चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, यहाँ देखें, यहाँ देखें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है फोर्स, वैसे ही एक मोमेंटम पढ़ाने वाला जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है टॉर्क। तो अभी तो सिर्फ टॉर्क निकालने के लिए सीखे, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t। तो यहाँ पे टॉर्क का x कंपोनेंट क्या है, 0, यहाँ पे आई है क्या, टॉर्क का y कंपोनेंट क्या है, 0, टॉर्क का सिर्फ z कंपोनेंट है, तो टॉर्क का z कंपोनेंट कितना लिखेंगे भाई, माइनस mg x नॉट। अब मान लीजिए कि मेरे ऊपर अभी भरोसा कीजिए, ये चीज़ पढ़ाया नहीं हूँ, इसको बाद में लिखिएगा नहीं, बस देख लीजिए, और बोल दिए कल के डेट में dLz/dt इक्वल टू व्हाट, टॉ z। अरे ये फार्मूला अगर मैंने दे दिया तो dLz इक्वल टू नहीं लिख सकते थे, टॉ z dt, और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। और अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 रहता है, तो 0 से Lz और 0 से t, है ना। और टॉर्क तो कांस्टेंट है इस केस में, ये बाहर आ जाएगा, तो Lz इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉ z इंटू टी हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाना रहता तो मैं क्या पूछता, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t पूछता, करेक्ट है ना। बट ये छोटा सा फार्मूला जानने से क्या क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है।
देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड u एज shown in figure. Find out the torque about the point of projection. Find out the torque about point of projection when particle is at maximum height. When particle is at maximum height. ये तो बिल्कुल नीट का लेवल का क्वेश्चन है, इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. Find out the torque about point of projection when particle is at its maximum height. इस क्वेश्चन का ड्यूरेशन चलिए 45 सेकंड का देता हूं. नहीं, सॉल्व कीजिए. पहले डायग्राम बनाइए, किसके आउट निकालना है, वहाँ पे पार्टिकल रखिए, फिर क्लिक करेगा. जब पार्टिकल यहाँ पे था तो आपको टॉर्क निकालना है. तो mg हाँ ना. देखिए स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट तो ये है ना r/2 और h मैक्स प्रोजेक्टाइल मोशन में. करेक्ट है एवरीवन. देखिए भाई, मैं आपके जगह पर रहता तो इस फोर्स को ऐसे आगे और पीछे बढ़ा देता और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाल देते. करेक्ट है. और ये परपेंडिकुलर r/2 के बराबर रहेगा और डायरेक्शन तो निकल जाता ना क्लॉकवाइज. तो क्या रहता, मुझे अगर निकालना रहता तो मैं बस टाइम विदाउट वेस्टिंग टाइम mg r/2 माइनस के लिख देता. सिंपल था. और r आपको नहीं पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में. mg r का वैल्यू कितना होता है 2 θ/g. देख तो सही है, ठीक है ना. तो दिस इज द वैल्यू. ये तो आसान था, यही था. ठीक. अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते तो, लेकिन हम लोग किसका यूज किए, आप गौर से कीजिएगा, हम लोग इसका ही यूज कर लिए हैं. टॉर्क इक्वल टू फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. राइट. और ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस फोर्स को अगर आगे या पीछे करते हैं तो फोर्स का टॉर्क का वैल्यू चेंज. तो अगर mg यहाँ भी रहता तो यहाँ से निकालते. अरे सबसे मेरे लिए आसान था. यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट कितना हो गया है r/2. करेक्ट है ना एवरीवन. ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, बहुत शॉर्टकट. अब उसमें कोई बहुत आराम से बनाना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे. यहाँ देखिए, बहुत आराम से कार्टेशियन सिस्टम से बनाना चाहेंगे तो r के लिए क्या लिख सकते हैं r/2i प्लस h मैक्स j. देखिए तो मैंने सही लिखा, r के बदले अक्रॉस mg माइनस j. तो आप बहुत परफेक्ट रहना चाहते हैं कार्टेशियन सिस्टम से. भाई i क्रॉस माइनस j क्या हो जाएगा माइनस के, और j क्रॉस j क्या हो जाएगा 0. तो r/2 mg माइनस के, यहाँ से भी आंसर आ जाता. ठीक है ना. तो यहाँ देखें भाई,
तो टॉर्क का जेड कंपोनेंट mg/r/2, ठीक है ना। 1 मिनट। और कल के डेट में अगर ऐसा फार्मूला पढ़ा दिया, टॉ जेड इक्वल टू आई अल्फा जेड, तो क्या यहाँ से अल्फा जेड नहीं निकाल लेंगे? जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो अल्फा जेड भी तो निकल जाएगा। लेकिन 1 मिनट, तो उसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का हम लोग को पता है mr² होता है। बोलिए मेरे साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फंस जाइएगा। मुझे डर इस बात का है कि आप सोचेंगे अच्छा सर ने तो बोला था इसको शिफ्ट कर देंगे। भाई फोर्स को शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं, पार्टिकल को नहीं। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के टाइम को आपको यही डिस्टेंस लेना पड़ेगा इस जेड एक्सिस से। टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट? टॉर्क का जेड कंपोनेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। तो उस टाइम पे इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लेंगे या ए पकड़ेंगे? फर्क पड़ जाएगा। ए नहीं लेंगे, ये तो टॉर्क निकालने का शॉर्टकट तरीका था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ऐसा नहीं बोला हूँ। तो टॉर्क के लिए ए वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। और डी के लिए निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, राइट। और डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से भी तो निकल जाएगा। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू डी, करेक्ट। तो इसी का आगे चलकर यूज कर लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा। और उस टाइम पे लगा अच्छा तो क्या हो गया, फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल वाज एट मैक्सिमम हाइट। तो पहले टॉर्क निकालेंगे, उसका जेड कंपोनेंट, फिर ये फार्मूला लगा लेंगे। समझ में आ गया सबको ये बात? ये अभी पढ़ाया नहीं हूँ, ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो हो सकता है ना। बोलेंगे ही नहीं, इतना बड़ा बात है। और उस टाइम पे केयरफुल रहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के टाइम पे, पार्टिकल जहाँ पे है वहाँ से ही निकालिएगा। और किसके अबाउट निकालिएगा? जिसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr², जहाँ पे r क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम व्हाट? एक्सिस। ये जो पार्टिकल घूमते हुए नजर आएगा वो जेड एक्सिस के अबाउट घूमते हुए नजर आएगा, ऐसे जो जा रहा है, ठीक है। ठीक है ना एवरीवन? देखिए रोटेशन टफ नहीं है, लेकिन इसको बहुत तोड़ तोड़ कर पढ़ाना पड़ेगा मुझे, धीरे धीरे, तब जाकर इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब बिल्कुल टफ नहीं है। अगर पहले ही मैं बोलूँगा बहुत कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फिजिक्स का एक चैप्टर है। अब उसमें आपके लेवल तक तो मेडिकल और जेईई तक तो टफ नहीं है, हाँ एडवांस में टफ बनाया गया है। बट नीट का लेवल में क्या टफ बनाया जाएगा? स्कोप ही नहीं, 1 मिनट में कितना टफ बनाया जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा, थोड़ा फार्मूला पूछा जाएगा। बहुत आराम से एक चैप्टर कवर कर लीजिए जिनमें आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 45 में से 35 तक जा सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, जो आपका कैलिबर है, पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। या जो भी ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट अगर सही से रिवीजन को फॉलो कर लें तो मेन एग्जाम में बहुत हाई स्कोर करके आ सकते हैं। ख़राब हो जाता है क्योंकि एक निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है एक दूसरे को देखकर, और वही एक दूसरे को देखकर मोटिवेट एक दूसरे को किया जाए कि नहीं हो जाएगा, वी कैन डू इट, आराम से हो जाता है। बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग गांव से निकल के आईआईटी क्रैक करके दिखा दिए, तो आप लोग तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, बस उसके लिए कंटिन्यूअस लगे रहना पड़ता है।
देखिए, फाइंड द टॉर्क अबाउट ओ एंड अबाउट ए। ए है 5√3 आई अब प्लस 5j। आपको टॉर्क अबाउट ओरिजिन निकालना है या अबाउट ए निकालना है? मुझे लगता है क्वेश्चन तो बहुत आसान है। टॉर्क अबाउट ओ के लिए क्या लिखेंगे? 1i प्लस 1j, ठीक है ना, क्रॉस 5√3i प्लस 5j, वैल्यू निकाल लीजिएगा। और टॉर्क अबाउट ए के लिए पोजीशन वेक्टर के लिए आर के बदले क्या लिखेंगे? स्क्वायर पी बोल देते हैं। तो क्या आर पी डायरेक्ट लिख दें? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए अबाउट क्रॉस 5√, देखिए तो मैंने सही लिखा है एवरीवन। और इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हम लोग 1j लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना 1j क्रॉस 5√3i प्लस 5j, ठीक है, ठीक है। तो इसी क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करूंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आज जो टॉर्क का पढ़ाया उसको रिवीजन भी कर लीजिएगा।